विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल ईयर का 8th बी पेपर क्रिमिनोलॉजी के अंतर्गत बाल अपराध अध्याय के अंतर्गत आज हम बाल सुधार संस्थाओं में अभिरक्षा पर चर्चा करेंगे। रिमांड गृह, अब इन्हें अवलोकन गृह कहा जाता है। प्रमाणित स्कूल, सुधार स्कूल, बोस्टल स्कूल, प्रोबेशन हॉस्टल कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं भारत में बाल अपराधियों के संरक्षण और सुधार की संस्थाएं हैं। बाल अधिनियम बहुत पहले विभिन्न राज्यों में बाल अपराधियों के उपचार, संरक्षण, अभियोग एवं दंड के लिए लागू किए गए थे। मद्रास में 1920 में, बंगाल में 1922 में और मुंबई महाराष्ट्र में 1924 में लागू किए गए। इसके बाद सभी राज्यों में यह अधिनियम पास किए गए। बाल अपराधियों के अतिरिक्त यह अधिनियम तिरस्कृत, लाचार व निराश्रित, शोषित बच्चों और अनियंत्रित बच्चों से भी संबंधित है। लेकिन इन अधिनियमों के स्थान पर 1986 में बाल न्याय अधिनियम लाया गया। इस स्थिति पर पुनर्विचार दर्शाता है कि 1960 के बाल अधिनियम के अतिरिक्त, जो कि संसद द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पारित किया गया था, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी प्रदेशों ने अपने कानून लागू कर लिए थे। लगभग 55 जिले बाल अधिनियम के अंतर्गत नहीं थे। 1986 का अधिनियम, जिसने सभी बाल अधिनियमों का स्थान लिया, अब संपूर्ण देश में लागू हो गया है। संपूर्ण देश के लिए एक अधिनियम के अभाव में विविध बाल अधिनियमों में अनेक कमियां थी। इनमें से कुछ थी: नंबर 1, बालक की परिभाषा में गिनी जाने वाली आयु अलग अलग राज्यों में अलग अलग थी। नंबर 2, सभी राज्यों में बाल न्यायालय नहीं थे। नंबर 3, सुधारात्मक संस्थाओं में स्पष्ट आधार और क्षमता, कर्मचारी वर्ग तथा कार्यक्रमों के निर्धारित करने वाले प्रतिमानों का अभाव था। नंबर 4, मूलभूत आवश्यकताओं, जीवन दशाओं या उपचारात्मक सेवाओं के लिए न्यूनतम मानक नहीं थे। नंबर 5, अधिकतर राज्यों में उपेक्षित बच्चों को भी बाल अधिकारियों के साथ ठूंस दिया जाता था। 1986 के अधिनियम की मुख्य विशेषता यह है कि यह अपराधी बालक के विपरीत उपेक्षित बालक के साथ व्यवहार के लिए विभिन्न दृष्टिकोण प्रदान करता है। उपेक्षित श्रेणी में वे बालक शामिल हैं जिनके अभिशप्ता, शोषित होने तथा अपराधजनक जीवन में धकेले जाने की संभावना होती है और जिन्हें इस प्रकार की स्थितियों से बाहर निकाले जाने के लिए कानूनी समर्थन की आवश्यकता होती है। बाल अपराधियों को तो हर दशा में अन्य बंदियों के साथ कारागार में रखा जाना है। उपेक्षित बालकों को तो बाल गृह या अवलोकन गृह में रखना पड़ेगा। इस अधिनियम के अंतर्गत 16 वर्ष की आयु के लड़के और 18 वर्ष की आयु की लड़कियों पर अपराध करने पर कार्रवाई की जाएगी। उपेक्षित बालकों को जहां बाल कल्याण बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, वहीं बाल अपराधी बाल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। उपेक्षित बालक को बाल गृह में तभी भेजा जाता है जब उसके माता पिता, संरक्षक योग्य व्यक्ति या संस्था द्वारा उसकी देखभाल संभव नहीं होती। बाल अपराधियों के लिए रहने की सुविधाओं, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और चरित्र निर्माण की सुविधाओं से युक्त विशेष बाल गृह चाहिए। अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकारों से अपेक्षा की गई है कि वे इसके लिए कोष निर्धारित करेंगे और इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले बाल अपराधियों के कल्याण और पुनर्स्थापन कार्यक्रमों में उस कोष का उपयोग किया जाएगा तथा संबंधित अधिकारियों को इन गृहों की स्थापना, रखरखाव, संसाधनों को जुटाना आदि से संबंधित मामलों पर सलाह देने के लिए सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा। बाल न्यायालय, कुछ राज्यों में विशेष रूप से बाल अपराधियों पर मुकदमा चलाने तथा दंडित करने के लिए बाल न्यायालय स्थापित किए गए। 1922 में प्रथम बाल न्यायालय कलकत्ता में स्थापित किया गया। उसके बाद 1927 में मुंबई में और 1930 में मद्रास में। उसके बाद कुछ अन्य राज्यों में भी ऐसे न्यायालयों की स्थापना की गई। बाल न्यायालय में न्याय विधि वयस्क अपराधी न्यायालयों की कार्यविधि से बिल्कुल भिन्न होती है।
इन न्यायालयों में आमतौर पर महिला मजिस्ट्रेट होती है। सरकारी वर्दी में पुलिस अधिकारी इन न्यायालयों में नहीं आ सकते। मुकदमे में भी पूर्ण गोपनीयता बरती जाती है। बाल न्यायालय की कार्रवाई के दौरान जनता को उपस्थित रहने की अनुमति नहीं होती है। केवल अनुमति के अतिरिक्त बाल न्यायालय के समक्ष किसी भी मामले में वकीलों को आने का अधिकार नहीं है। फिर भी यदि न्यायालय यह समझता है कि जनहित में वकील का उपस्थित होना आवश्यक है तो उसे विशेष मामले में साधारण वेशभूषा में उपस्थित होने का अधिकार है। इस न्यायालय से दंडित किए जाने का प्रभाव किसी अन्य अपराध के लिए दूसरे न्यायालय में चलने वाले मुकदमे पर नहीं पड़ता। बाल न्यायालय के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं। कार्यवाही की अनौपचारिकता, दंड का उद्देश्य प्रतिशोधात्मक न होना, बालकों की सुरक्षा और पुनर्वास, सामाजिक सुधार के उपायों का प्रयोग। संरचनात्मक दृष्टि से बाल न्यायालय न्यायिक संस्तरण के अभिन्न अंग है, क्योंकि बाल न्यायालयों से सभी अपीलें उच्च वयस्क न्यायालयों को अग्रसरित की जाती हैं। बाल न्यायालयों द्वारा मामलों की सुनवाई के तरीके आमतौर पर यह होते हैं: बाल अपराधियों को उसके संरक्षकों को सौंपना, चेतावनी देने के बाद रिहा करना, आर्थिक दंड देना, परिवीक्षा पर रिहा करना, सुधार गृहों, स्कूलों या बोस्टल स्कूलों में भेज देना और कारावास का दंड। रिमांड गृह या अवलोकन गृह, यह घर न्यायालयों में मुकदमे की सुनवाई के दौरान बच्चों को रखे जाने के लिए होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग बिना सरकार के निराश्रित एवं उपेक्षित बच्चों के रखने के लिए भी किया जाता है। यहाँ रखकर उनके व्यक्तित्व के गुणों तथा व्यवहार का अवलोकन व मूल्यांकन किया जाता है। इसलिए रिमांड गृह को नजरबंद गृह न कहकर अवलोकन गृह कहना अधिक उपयुक्त है। एक अच्छे रिमांड गृह की अपेक्षित प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं: पृथक्करण, शिक्षा, प्रशिक्षण, मनोरंजन की सुविधाएं, स्वास्थ्य रक्षा, नियंत्रित अनुशासन तथा प्रभावी निरीक्षण। क्योंकि इन अवलोकन गृहों में बच्चा कानून के संपर्क में प्रथम बार आता है, अतः यदि यहाँ का वातावरण सहानुभूतिपूर्ण तथा सौहार्दपूर्ण न हो तो बच्चा शंकित हो सकता है और न्यायालय के समक्ष धृष्टता कर सकता है। भारत में प्रत्येक राज्य में रिमांड या अवलोकन गृह नहीं है। 1993 के आंकड़ों के अनुसार रिमांड गृह एक केंद्र शासित प्रदेश और 2.5 में केवल 14 प्रदेशों में है। सबसे अधिक अवलोकन गृह महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल में है। 194 रिमांड गृह में से आधे से कुछ अधिक विविध सरकारों द्वारा चलाए जाते हैं और आधे से कुछ कम स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जाते हैं। लड़के और लड़कियों के लिए रिमांड गृह अलग अलग हैं। अवलोकन गृहों में निवास करने वाले कुल निवासियों में से 15 से 20% बाल अपराधी हैं और शेष गृह विहीन, निराश्रित, उपेक्षित बालक हैं। कुछ निवासियों में से 2/3 बच्चे 7 से 14 वर्ष आयु के होते हैं, जबकि शेष 1/3 या तो 7 वर्ष की आयु से कम या 14 से 18 वर्ष आयु के होते हैं। लेकिन 50% रिमांडवासी यहाँ 6 सप्ताह से भी कम की अवधि के लिए रखे जाते हैं, 35% 6 सप्ताह से 6 महीने के लिए तथा 15% 6 माह से अधिक के लिए। स्वास्थ्य की देखभाल के लिए पूर्णकालिक और अंशकालिक चिकित्सक नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट, मान्यता प्राप्त या सुधारात्मक स्कूल। न्यायालय द्वारा निरोधादेश प्राप्त बालक इन स्कूलों में कम से कम 3 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष की अवधि के लिए रखे जाते हैं। 18 वर्ष की आयु के निवासी बोस्टल स्कूल में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। केवल लड़कों के लिए यह स्कूल कारागार विभाग के निरीक्षण के अंतर्गत रहते हैं। प्रत्येक स्कूल 80 से 100 निवासियों की क्षमता वाला 4 से 5 शयन कक्षों में विभक्त होता है और प्रत्येक शयन कक्ष में 4 से 5 खंड होते हैं। प्रत्येक स्कूल में एक सुपरिंटेंडेंट, एक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, एक डिप्टी जेलर, एक सहायक जेलर, एक डॉक्टर, 3 से 4 तक इंस्ट्रक्टर, 2 से 3 अध्यापक और कुछ वार्डन होते हैं। यहाँ सिलाई, खिलौने बनाने, चमड़े की वस्तुएं बनाने और कृषि में प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 साल का होता है। बच्चों को स्कूल से ही कच्चा माल प्राप्त होता है और उसके द्वारा निर्मित वस्तुओं को बाजार में बेच दिया जाता है और लाभ उसके खाते में जमा कर दिया जाता है।
जमा की गई धनराशि एक निश्चित मात्रा तक पहुंचने के बाद स्कूल के बच्चों को केवल राज्य के उपयोग के लिए ही वस्तुओं का उत्पादन करना होता है। बच्चों को 5वें दर्जे तक की बुनियादी शिक्षा भी दी जाती है और वर्ष के अंत में उसको विद्यालय निरीक्षक द्वारा संचालित परीक्षा में भी भाग लेना होता है। यदि कोई बालक 5वीं कक्षा के बाद भी पढ़ना चाहता है तो उसे बाहर के किसी विद्यालय में प्रवेश दिला दिया जाता है। क्योंकि इन बच्चों को यहाँ पर कोई कार्य थोपा नहीं जाता, इसलिए वे परिवार सदस्य के रूप में रहते हैं। इन बच्चों के यहाँ से मुक्त होने के बाद इनका कोई अनुवर्ती रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, फॉलोअप रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। इसके अलावा प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत पुराने और पारंपरिक होते हैं। बोस्टल स्कूल 1920 में किशोर अवस्था के अपराधियों को वयस्क अपराधियों से अलग रखने का प्रावधान किया गया ताकि बाल अपराधियों को आधिकारिक अपराधियों से स्वतंत्र वातावरण में सुधारात्मक सेवाएं संभव हो सकें। इस प्रकार बोस्टल स्कूल की स्थापना 16 से 21 वर्ष आयु समूह के अपराधियों के लिए स्थापित किए गए। 1991 तक देश के केवल 9 राज्यों में ही बोस्टल स्कूल थे, जिनमें हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक आदि। प्रत्येक स्कूल की क्षमता 100 से 350 बालकों तक की अलग अलग है। यद्यपि यह स्कूल कारागार महानिरीक्षक की देखरेख में कार्य करते हैं, फिर भी प्रत्येक स्कूल की एक प्रेक्षक समिति विजिटिंग कमेटी होती है, जिसमें एक सेशन जज, जिला मजिस्ट्रेट, एक जिला स्तर का विद्यालय अधिकारी तथा 4 गैर सरकारी सदस्य होते हैं। स्कूल में किसी निवासी को 2 वर्ष से कम अवधि के लिए या 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं रखा जाता। इस प्रकार इन स्कूलों में वे ही अपराधी बालक भेजे जाते हैं जिन्हें 3 वर्ष से अधिक का दंड मिलता है। प्रत्येक स्कूल ग्रहों में विभाजित होता है और प्रत्येक ग्रह का एक ग्रह प्रधान होता है। प्रत्येक ग्रह फिर समूहों में विभक्त होता है और प्रत्येक समूह का कार्यवाहक एक मॉनिटर होता है। ये मॉनिटर निवासी बालकों में से ही चुने जाते हैं। इन स्कूलों में श्रेणी व्यवस्था भी है, साधारण श्रेणी, स्टार श्रेणी, विशेष स्टार श्रेणी। जो निवासी प्रतिमानों का उल्लंघन करते हैं उन्हें दंड श्रेणी में अवनत डिमोट कर दिया जाता है, लेकिन आमतौर पर उन्हें निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी में ही प्रोन्नत किया जाता है। किसी भी निवासी को तब तक स्कूल से रिहा नहीं किया जाता जब तक वह विशेष स्टार श्रेणी में नहीं पहुंचता। स्कूल में प्रवेश दिए जाने के बाद 3 माह तक उसका अवलोकन किया जाता है और साधारण या बागवानी आदि का कार्य दिया जाता है। साधारण श्रेणी में रखे जाने के बाद उसको कुछ प्रशिक्षण कार्य दिया जाता है जो कि उसकी शिक्षा और क्षमता पर निर्भर करता है। प्रत्येक प्रोन्नति उसे अधिक आजादी और विशेष अधिकार प्रदान करती है। 1991 में देश में सभी 9 स्कूलों में 1295 निवासी होने का अनुमान था। परिवीक्षा हॉस्टल या गृह, ये बाल अपराधियों के परिवीक्षा अधिनियम के अंतर्गत स्थापित उन बाल अपराधियों के आवासीय व्यवस्था एवं उपचार के लिए होते हैं जिन्हें परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में परिवीक्षा पर रिहा किया जाता है। परिवीक्षा हॉस्टल निवासियों को बाजार जाने की तथा अपनी इच्छा का काम चुनने की पूरी स्वतंत्रता होती है। ग्रहों का मूल्यांकन, सभी प्रकार के बाल संस्थाओं का मूल्यांकन दर्शाता है कि इन संस्थाओं की जीवन शैली बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है और निवासियों को बहुत कम स्वतंत्रता है। संस्थाएं अधिकतर भीड़ भाड़ वाली हैं, प्रशासन केंद्रीकृत है, प्रशिक्षण कार्यक्रम अत्यंत परंपरागत है, व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दिया जाता, जीवन काफी नीरस है, बजट आवंटन कम है और संस्थाओं की संख्या भी अपर्याप्त है। एस.डी. गोखले के निर्देशन में भारतीय समाज कल्याण परिषद द्वारा बाल अपराधियों की सुधारात्मक संस्थाओं के मूल्यांकन के लिए बहुत पहले 1968 में एक अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में 5 वर्षों की अवधि में 229 रिहा किए गए निवासियों का साक्षात्कार किया गया। इसमें यह पाया गया कि नंबर 1, इन संस्थाओं में दिया जाने वाला प्रशिक्षण निवासियों को काम दिलाने में सहायक नहीं होता। नंबर 2, ये संस्थाएं औपचारिक स्कूल या कॉलेज शिक्षा की सुविधाएं प्रदान नहीं करती। नंबर 3, परामर्श एवं अपराध विश्लेषण संबंधी सेवाएं अपर्याप्त हैं। नंबर 4, निवासियों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दिया जाता। नंबर 5, संस्थाओं का बजट सीमित होता है जो उन्हें पर्याप्त
योजना बनाने में रुकावट डालता है। अवलोकन ग्रहों से संबंधित हाल के ही 2 अध्ययन, एक 1995 के प्रारंभ में गैर सरकारी संगठन एनजीओ बैंगलोर के BOSCO द्वारा किया गया और दूसरा 1995 नवंबर में 3 नगरों मुंबई, दिल्ली और उज्जैन में संडे नामक एक प्रचलित साप्ताहिक पत्रिका द्वारा किया गया। अवलोकन ग्रहों में भयंकर दशाओं को दर्शाते हैं। अब कई वर्षों से इन ग्रहों से निवासियों का भागना एक नियमित लक्षण हो गया है। बाल ग्रह के कर्मचारियों के अमानवीय व्यवहार से इतना तंग आ गए थे कि वे भागने से पहले बच्चों ने पहरेदारों को पीटा था। मुंबई के एक ग्रह के निवासी लड़के ने नवंबर 1995 में अपने साक्षात्कार में बताया कि इन ग्रहों में छोटी आयु के लड़के वरिष्ठ लड़कों के आधिपत्य में रहते हैं। वे उनसे अपने बर्तन साफ करवाते हैं, कपड़े धुलवाते हैं और अपने हिस्से का खाना छीन कर खा जाते हैं। वार्डन और सुरक्षाकर्मी बीच बचाव करने की कभी चिंता नहीं करते। इसके अलावा शिकायतकर्ता को ही अधिकारियों द्वारा पीटा जाता है। इन ग्रहों में छोटे बालकों का यौन शोषण भी सामान्य बात है और अधिकारी आंख चुरा लेते हैं। इन ग्रहों में निवासियों की पिटाई नियमित विशेषता है। सूरत के एक ग्रह के निवासी ने बताया कि यदि कोई निवासी पिटने से बचना चाहता है तो उसको मास्टर से मित्रता करनी होती है। मनोरंजन की सुविधाओं के नाम पर केवल एक छोटा टीवी एक कमरे में रखा जाता है। निवासियों को 2 घंटा प्रतिदिन सिलाई प्रशिक्षण दिया जाता रहा था। सुधार के लिए कोई व्यवस्थित प्रयत्न नहीं किया जा रहा था। कल्याण कर्मचारी एवं अध्यापक कम मात्रा में थी। 3 कल्याण अधिकारियों, 1 अध्यापक और 1 मनोवैज्ञानिक के स्थान पर उस ग्रह में केवल 1 कल्याण अधिकारी ही था। जब प्रशासन के लिए नियमित यह अनिवार्य था कि मुकदमे के दौरान बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध किया जाए, लेकिन अधिकारीगण इस नियम की भी क्रूरता से उपेक्षा कर रहे थे। चिकित्सा सुविधा लगभग नदारद थी। नियमित प्रत्येक निवासी बालक के प्रवेश के 2-3 दिन के भीतर ही चिकित्सा परीक्षण होना आवश्यक है। इस नियम का अनुसरण कम और उल्लंघन अधिक हो रहा था। जहां कहीं रेजिडेंट डॉक्टर नियुक्त थे, वहां भी आवश्यकता पड़ने पर शायद ही कभी उपस्थित रहते थे। सुरक्षा व्यवस्था में भारी कमी थी। इन ग्रहों में बालकों के साथ दुर्व्यवहार, यौन शोषण आदि के आरोप थे। निरोधक कार्यक्रम, प्रिवेंटिव प्रोग्राम। बाल अपराध मुख्य रूप से नगरीय घटना होने के कारण नगरीय समाजों की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए निजी एवं सार्वजनिक दोनों ही प्रकार की एजेंसियों को अपराध निरोध में सम्मिलित करना है। बाल अपराध निरोध में 3 दृष्टिकोण इस प्रकार है। नंबर 1, इस प्रकार के क्रियाकलापों को संगठित करना जो व्यक्तित्व के स्वस्थ विकास और बच्चों के समायोजन में सहायक हो। नंबर 2, अपराध करने में सहायक बच्चों के वातावरण को नियंत्रित करना। नंबर 3, बच्चों के लिए विशेष निरोधक सेवाओं का संगठन करना। प्रथम दृष्टिकोण अपराध निरोध को निम्न से जोड़ता है। नंबर 1, समाज के संस्थापक संरचना में सामान्य सुधार से, उदाहरण परिवार, पड़ोस, स्कूल आदि। नंबर 2, लाइसेंसी दुकानों से गरीब परिवारों को सस्ता राशन व कपड़ा आदि दिलाने में मदद करना। नंबर 3, ऐसी संस्थाओं में बालकों के लिए नौकरी आदि के अवसर प्रदान करने से जहां उनका शोषण न हो। नंबर 4, पड़ोस में मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान करने से। नंबर 5, स्कूलों की स्थापना के द्वारा। नंबर 6, नौकरी की दशाओं में सुधार के द्वारा। नंबर 7, परिवार परामर्श सेवा तथा परिवार समाज कार्य द्वारा वैवाहिक संबंधों को सुधार करें। नंबर 8, स्कूलों में सामाजिक शिक्षा प्रदान कर। द्वितीय प्रकार की निरोधक क्रियाओं में भी सामुदायिक संगठन, कल्याण प्रयत्न और बच्चों के देखरेख की एजेंसियां सम्मिलित हैं आदि। निरोधक क्रियाकलापों में परिवीक्षा और पैरोल सेवाएं, मान्यता प्राप्त स्कूल और बोस्टल स्कूल, बाल गृह, प्रोबेशन हॉस्टल आदि सम्मिलित हैं। निरोधक कार्यक्रम इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। नंबर 1, शुद्ध निरोध या प्राथमिक निरोध जो अपराध के होने से पूर्व ही अपराध को रोकने का प्रयत्न करते हैं। नंबर 2, पुनर्वास निरोध या द्वितीयक निरोध जो उन छोटे बालकों से संबंधित है जो न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित कर दिए गए हैं। पीटर लेजिन्स ने निरोधक कार्यक्रमों को इस प्रकार वर्गीकृत किया है। नंबर 1, दंडात्मक निरोध। नंबर 2, सुधारात्मक निरोध। नंबर 3, यांत्रिक निरोध। प्रथम है दंड का डर, जो कि इस विचार पर आधारित है कि दंड से आपराधिक कृत्य की पूर्ण व्यवस्था कर लेगा। द्वितीयक
आपराधिक व्यवहार के वास्तव में होने से पूर्व संभावित कारणों को कम करने का प्रयत्न करेगा। और तीसरी, संभावित अपराधी के रास्ते में बाधा उत्पन्न करना है, जैसे अधिक सुरक्षा उपाय बढ़ाकर या पुलिस संरक्षण बढ़ाकर, ताकि वह अपराध करने में कठिनाई अनुभव करे। पुनर्वास निरोध के लिए सरकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली का विवरण बाल गृह, मान्यता प्राप्त स्कूल आदि के द्वारा किया गया है। एक और संस्था है परिवार, जिसको अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। कार्यप्रणाली में अपर्याप्त परिवार, संरचनात्मक रूप से अपूर्ण या भग्न परिवार, निर्धन परिवार, अनैतिक परिवार और अनुशासनहीन परिवार की बाल अपराध में विशेष भूमिका है। बच्चों के लिए पुलिस द्वारा मनोरंजन इकाइयां चलाया जाना एक नवीन अवधारणा है। मुंबई और दिल्ली जैसे नगरों में पुलिस विभाग द्वारा संचालित बाल अपराधियों के लिए इकाइयां इन कार्यों को कर रही हैं। इन्हीं का अनुगमन करते हुए पुलिस स्कूलों के संपर्क कार्यक्रम पुलिस द्वारा ऐसे समस्याग्रस्त युवाओं से निपटने में अध्यापकों की मदद के द्वारा और पुलिस की सामान्य छवि सुधार कर पुलिस और बच्चों के बीच दुश्मनी व संदेह समाप्त करने में मदद कर सकते हैं। छोटे बच्चे को नशीले पदार्थों के सेवन से बुरे प्रभाव के तथा असामान्य सामाजिक व्यवहार में सम्मिलित होने से बचने के लिए विषय में प्रशिक्षित करने के लिए कार्यक्रमों को चलाना अपराध निरोध का एक और उपाय। इधर कुछ वर्षों से नशीली दवाओं का सेवन स्कूली बच्चों और गंदी बस्तियों में बढ़ा है। नशीली दवाओं के साथ प्रयोग करने वाले बच्चों को परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। गैर कानूनी दवाओं के प्रयोग से विशेष रूप से तथा बाल अपराध से सामान्य रूप से लड़ने के लिए प्रभावी साधन सिद्ध होगा। भगोड़े बालकों के लिए कार्यक्रमों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। बड़े नगरों और कस्बों में ऐसे बच्चों को अपनी स्थितियों पर कर्मचारियों की मदद से मनन करने का अवसर देने के लिए गृहों को स्थापित करने की आवश्यकता है। यह गृह भगोड़े बालकों और उनके माता पिता और संरक्षकों के बीच सार्थक संवाद को प्रोत्साहित कर सकते हैं और गंभीर समस्याओं के समाधान में सहायक हो सकते हैं। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि अपराध निरोध तथा नियंत्रण विषयक सभी प्रश्नों के संबंध में स्वस्थ सार्वजनिक नीति के लिए नियोजन तथा आनुभविक विधि द्वारा मूल्यांकन दोनों की आवश्यकता है। इसके लिए सरकारी एजेंसियों जैसे समाज कल्याण विभाग, शैक्षिक संस्थाओं, पुलिस, न्यायपालिका, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा स्वैच्छिक संगठनों के बीच तालमेल की आवश्यकता है। धन्यवाद।